बौनी बहू के लंबे बच्चे। भावना के लिए आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि आज उसकी शादी होती है। भावना का अपनी शादी से खुश होने का सबसे बड़ा कारण था कि भावना एक बौनी लड़की होती है। भावना के बौनेपन की वजह से हर कोई भावना से शादी करने के लिए मना कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। भावना शादी के बाद अपने ससुराल आती है। आज तक लोगों ने मुझे मेरे बौनेपन की वजह से काफी परेशान किया है, मेरा मजाक उड़ाया है। बस ये सब मेरे साथ यहाँ पर ना हो। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो थोड़ी थकान हो गई है ना, इसलिए। शादी के घर में तो बहू हर किसी को थकान होती ही है। रोशन बेटा, भावना बहू को कमरे में ले जाओ और जाकर तुम दोनों आराम कर लो। जिसके बाद रोशन अपनी पत्नी भावना को कमरे में लेकर चला जाता है। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? आप इतने हैंडसम हो और आपकी हाइट भी अच्छी है और आपके घर में सभी की ही हाइट अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरे साथ रिश्ता क्यों जोड़ा? मैं तो आप लोगों की कमर तक भी नहीं आती हूँ। तो क्या हुआ भावना, क्या बौने छोटे लोग इंसान नहीं होते? उन्हें क्या इस समाज में रहने का हक नहीं है? बाकी लोगों की तरह क्या वो खुशी नहीं पा सकते? मुझे और मेरे परिवार को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे परिवार को एक संस्कारी और गुणकारी बहू चाहिए थी, और मुझे एक बहुत अच्छी पत्नी जो तुम हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। अपने पति के मुंह से ये सभी बातें सुनकर भावना बहुत खुश होती है। भावना के ससुराल वालों का बर्ताव भावना के साथ हमेशा ही अच्छा रहता है। वो उसकी छोटी छोटी चीजों की हमेशा मदद किया करते थे और हमेशा उसको अपनी बेटी की तरह ख्याल रखते थे। भावना के दिन ऐसे ही हंसी खुशी से बीत रहे होते हैं कि तभी भावना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। भावना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। भावना, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुमने मुझे आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरी बहू को किसी की भी नजर ना लगे। बहू, अब से तुम घर का कुछ भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। भावना की सास और उसका पति भावना का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और भावना की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। भावना 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिससे पूरे घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ भावना एक और बच्चे को जन्म देती है। भावना अपने तीनों बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और बहुत ज्यादा प्यार करती है। भावना के बौनेपन की वजह से किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपनी माँ के बौनेपन की वजह से भावना के तीनों बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अरे बच्चों, तुम तीनों आज खेलने नहीं गए क्या? तुम तीनों की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, हम आज के बाद बाहर खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों बेटा, ये तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। अगर तुम इस उम्र में खेलोगे कूदोगे नहीं तो कब करोगे? माँ, हम सिर्फ आपकी वजह से बाहर खेलने नहीं जा सकते। आपके बौनेपन की वजह से हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो सभी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि अपनी कोई छोटी बहन के साथ आ रहे हो। आपके बौनेपन की वजह से सब हमें चिढ़ाते, इसलिए आज के बाद हम आपके साथ कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। आपकी वजह से ही कोई भी हमारा दोस्त नहीं बनता है। अपने तीनों बच्चों की ऐसी बातें सुनकर भावना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर खड़ा रोशन भी अपने बच्चों की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में कहता है, दक्ष नील कबीर, क्या यही तमीज सिखाई है हम लोगों ने तुम लोगों को कि बड़े से कैसे बातें करनी चाहिए? भावना माँ है तुम्हारी, और अपनी माँ से कोई इस तरह बात करता है क्या? रहने दीजिए, अभी बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। भावना के तीनों बेटे भावना के बौनेपन की वजह से भावना के साथ कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। जैसे ही वो तीनों बाहर निकलते हैं तो सब उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए अब वो ना ही बाहर अपनी माँ के साथ कहीं जाते और ना ही घर में सही तरीके से अपनी माँ से बात करते। लेकिन भावना अपने तीनों बेटों का हमेशा अच्छे से ख्याल रखती और उन्हें बहुत प्यार करती। भावना का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार होता है, जिसके बाद भी भावना अपने बेटों की छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और भावना के तीनों बेटे अब बड़े हो जाते हैं। दादी, पापा, हम कॉलेज जा रहे हैं, आज हमारा एग्जाम है। बेटा, अपनी माँ के हाथ से दही शक्कर तो खा कर जाओ। भावना जैसे ही अपने बेटों को दही शक्कर खिलाने जाती है तो अपने बेटों के लंबे होने की वजह से भावना को उन्हें दही शक्कर खिलाने में काफी परेशानी आती है। आप रहने दो, जब तक आप हमें दही शक्कर खिलाओगी तब तक हमारा एग्जाम निकल जाएगा। आप ये क्यों भूल जाती हो कि आप बोनी हो और आप हम तक नहीं पहुंच सकती? इतना कहकर तीनों बेटे एग्जाम देने के लिए निकल जाते हैं और ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ममता हमेशा अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसती, लेकिन नील, दक्ष और कबीर को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, पापा, आप लोग आज नाइट आउट के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हमें से कोई भी आज घर पर नहीं रहेगा। क्या नाइट आउट के लिए? बेटा, तुम तो आजकल का माहौल जानते हो ना, कैसा चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग घर से बाहर निकलना ही छोड़ दें? बेटा, मैं जो भी कहती हूँ तुम लोगों की भलाई के लिए ही कहती हूँ। माँ, हमारी भलाई करना छोड़ो, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद अपना देख सकते हैं। और हाँ पापा, मैंने आपकी गाड़ी की चाबी ले ली है, तो हम आपकी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। लेकिन तुम लोगों को अभी ठीक से ड्राइविंग नहीं आती है, तुम लोग गाड़ी कैसे चलाओगे? मेरी बात मानो, तुम लोग गाड़ी लेकर मत जाओ। तो आप क्या चाहते हैं, हम नाइट आउट पर पैदल जाएं?
हमारे फ्रेंड्स अपनी अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। इस मिडिल क्लास फैमिली ने हमें आज तक दिया ही क्या है? आपने तो हमें आज तक एक एक बाइक भी नहीं दिलाई, और अब आप अपनी गाड़ी देने से भी हमें मना कर रहे हो। क्या इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है? नहीं बेटा, ये पूरा का पूरा घर तुम्हारा ही है। यहाँ की हर एक चीज पर तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, ताकि कल को तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नील, दक्ष और कबीर में से कोई भी भावना की और रोशन की बात नहीं मानता है, जिसके बाद तीनों भाई चाबी लेकर निकल जाते हैं। ड्राइविंग ठीक से ना आने की वजह से तीनों भाइयों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें तीनों का काफी ब्लड लॉस होता है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब इस बात की खबर उनके घर वालों को चलती है तो भागे भागे सब हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर, मेरे बेटे ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? देखिए, उनका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, उन्हें ब्लड की बहुत ज़रूरत है, और फिलहाल उनका ब्लड ग्रुप का ब्लड हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ए है तो आप लोगों में वो उन्हें ब्लड दे सकते हैं, जिससे उनकी जान बच सकती है। ये सुनते ही भावना जल्दी से डॉक्टर को अपना ब्लड लेने के लिए कहती है, क्योंकि भावना का ब्लड ग्रुप ए होता है। भावना अपने तीनों बेटों को ब्लड डोनेट करती है, जिस वजह से भावना के शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है। जब तीनों बेटों को इस बारे में पता चलता है तो उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भावना से माफी मांगते हैं। माँ, हमने आज तक आपके बोलेपन की वजह से आपको नापसंद किया, लेकिन फिर भी आज आपने हमारी जान बचाई, हमें माफ़ कर दो। माँ, मुझे भी माफ़ कर दो। आज के बाद हम कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अपने तीनों बेटों को अपनी गलती का एहसास होता देख भावना उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों बेटे अपनी माँ के साथ बड़े ही। अरे वाह नामिका, तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने आते हैं। हाँ शिखा, मैं मेहंदी का कोर्स कर रही हूँ, और देखना मैं तुम्हें भी मेहंदी लगाना सिखाऊंगी, और मेरी शादी में तुम्हें ही मेरे हाथों पर मेहंदी लगानी होगी। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी शादी में मैं ही तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी। तभी वहाँ पर शिखा की सौतेली माँ आती है। देखो तो सही, महारानी मेहंदी लगवा रही है। घर के काम तो इसका बाप आकर करेगा ना। माँ, बस थोड़ी देर में मेहंदी सूख जाएगी तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी। शिखा के इतना कहते ही रूपाली उसके बाल पकड़ लेती है और उसे घर में काम करने के लिए कहती है। ये सब देखकर अनामिका डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी शिखा की सारी मेहंदी खराब हो जाती है और उसे रोते हुए घर के सारे काम करने पड़ते हैं। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कभी ना करती। पता नहीं क्यों पिता ने मेरी सौतेली माँ से शादी कर ली। शिखा को मेहंदी लगवाने का ना बहुत शौक था, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। इसी बीच उसकी सौतेली माँ उसकी शादी एक बहुत ज्यादा गरीब घराने में कर देती और उसकी शादी वाले दिन उसके हाथों पर मेहंदी भी नहीं लगाने देती। अरे क्या करेगी तू मेहंदी लगवा कर? चला नामिका, बहुत हुआ, इतनी मेहंदी काफी है, अब इसे बाकी के काम भी करने हैं। आंटी बस थोड़ी देर रुक जाइए, मेहंदी लगने वाली है। रूपाली अनामिका की एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो गुस्से से शिखा को घर के काम करने के लिए कहती है। मेहंदी वाले दिन उसकी पूरी मेहंदी काम करते करते ही खराब हो जाती है और अगले दिन उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में चली जाती है। शादी के बाद जिस प्रकार वो गरीब अपने घर को देख रही थी, उसी प्रकार शिखा अपने ससुराल में भी गरीबी बर्दाश्त करती है। ऊपर से उसकी सास गाँव की हर एक औरत से उसकी बुराई करती है। राजवती, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी बहू तो बड़ी कामचोर है, कुछ भी काम नहीं करती, सारे काम मुझसे ही करवाती है। ऊपर से देखो सुबह से अभी तक खाना भी नहीं बनाया। बताओ, इस उम्र में आकर हमें सही समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा? अरे शकुंतला बहन, क्यों झूठ बोलती हो? तुम्हारी बहू तो सारा सारा दिन काम में ही लगी रहती, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शकुंतला राजवती की बात सुनकर रोते हुए कहती है, तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन कैसे होगा? आखिर मेरी बहू इतना दिखावा जो करती है, सारे काम तो मैं ही करती हूँ। खैर, अब तुम लोगों से क्या ही बोलूं, चलो मैं चलती हूँ यहाँ से। गांव की सभी औरतों को पता था कि उसकी बहू कितनी मेहनती है, जिसके चलते कोई भी उसकी बातों पर ना यकीन नहीं करता। इधर बेचारी शिखा घर के सभी काम करने के बाद खाना बनाने जा रही होती है। अरे ये क्या, घर में तो राशन खत्म हो गया है। शिखा जैसे ही ये सब कहती है, उसके पीछे उसका पति कुणाल खड़ा होकर ये सुन लेता है, जिसके चलते वो उससे कहता है, अरे मुझे माफ़ कर देना, तुमने मुझे कल ही बता दिया था कि राशन खत्म हो गया है, लेकिन मैं लाना ही भूल गया। लेकिन मैं अभी चला जाता हूँ और राशन लेकर आता हूँ। सुनिए जी, मैं सब जानती हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है और आप उधार राशन लेने जा रहे हो। आपको उधार राशन लाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, ये सोने के कंगन है, इन्हें बेच दीजिए, इनसे कुछ दिन हमारे निकल जाएंगे। शिखा, मुझे माफ़ कर देना, शादी के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया हूँ। ऊपर से तुम्हारे एक एक करके सारे जेवर भी बिकते जा रहे हैं। आप इतना सब कुछ मत सोचिए, जाइए और जल्दी से राशन लेकर आ जाइए, मुझे खाना बनाना है और माँ जी को समय पर दवाई भी देनी है। शिखा के कहने पर कुणाल राशन लेने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे शिखा के कमरे में कुछ पेपर निकले हुए नजर आते हैं। कुणाल फौरन कमरे में जाता है और सारे पेपर उठाकर पढ़ने लगता है, जिनमें उसे शिखा की डिग्री और उसके स्कूल की रिपोर्ट दिखाई देती है। मेरी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी है
मेरे को तो पता भी नहीं था। हे भगवान, हमारी गरीबी के चलते मेरी पत्नी आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाई। कुणाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसके पास कोई चारा नहीं बचता, जिसके चलते वो सोने के कंगन लेकर घर से निकल जाता है। और जब वो वापस लौटता है तो उसके हाथों में शिखा का एडमिशन कार्ड होता है। तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी शिखा, और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे की पढ़ाई करो और कलेक्टर बनो। यही सपना था ना तुम्हारा? मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी पर्सनल डायरी पढ़ ली थी। आपने ये सब क्या किया? अब हम लोग क्या खाएंगे? माँ जी भी कब से भूखी हैं। कुणाल थोड़ा सा राशन लेकर आया होता है, वो उसे शिखा को पकड़ा देता है। ये राशन तो मुश्किल से 2 ही दिन चल पाएगा, बाकी के दिन हमारा क्या होगा? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? जैसे 2 दिन ये जाएंगे वैसे ही अगले 2 दिन भी आएंगे, और फिर मैंने एक जगह नौकरी की बात कर ली है। हमारी परेशानी है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों की आपसी बात देखकर शकुंतला कहती है, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बहू ने तो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। सारी बात उसी की मानता है, भला अपनी माँ की कोई बात थोड़ी मानेगा। ये कल मुही कोई जादू करके लेकर आई है, जो इसने मेरे बेटे को अपने झांसे में फंसा लिया। देखो तो सही, सारे पैसे इसने इसके एडमिशन में ही बर्बाद कर दिए। शकुंतला को सिर्फ मौका चाहिए होता है शिखा को सुनाने का, लेकिन शिखा को अब आदत हो गई थी, जिसके चलते वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करती है। और उसे इसी बीच अपनी सहेली अनामिका की याद आने लगती है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी प्यारी सखी। यहाँ शिखा अनामिका को याद कर रही होती तो वहीं अनामिका एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी उसका दोस्त विक्रम उसे नशे की हालत में कमरे में ले जाता है, जहाँ वो उसका फायदा उठाता है। अगले दिन अनामिका को जब होश आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस अपने घर लौट। कुछ दिन बाद अनामिका गर्भवती हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। मेरे माता पिता को ये सब पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। काश मेरी सहेली शिखा मेरे पास होती, वो मुझे सही सुझाव देती। अनामिका बहुत परेशान होती है और अपने दोस्त को सजा दिलाना चाहती थी, जिसने उसके साथ गलत किया और उसका गलत फायदा उठाया। लेकिन अब उसका बढ़ता हुआ पेट सबको दिखाई दे रहा था। इसके चलते ही उसकी अमीर माँ उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, एक बार भी तूने हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा और ऐसे उल्टे काम करती है। इससे अच्छा कि तू जल्दी से शादी करके इस घर से विदा हो जा। कल्याणी अपनी बेटी की एक नहीं सुनती और उसकी शादी एक बहुत रईस अमीर ज्यादा उम्र के आदमी से कराने लगती है। इस बीच बेचारी अनामिका को अपनी सहेली शिखा बहुत याद आती है। कहाँ हो शिखा तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखते ही देखते अनामिका की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। शादी से एक दिन पहले उसके हाथों पर उसके पति की मेहंदी लगाई जाती है। शिखा की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहती थी और वो अपनी शादी की मेहंदी भी अपनी सहेली शिखा से लगवाना चाहती थी। तभी अचानक से दरवाजा खोलकर शिखा मिठाई का डिब्बा लिए अनामिका के घर पहुंच जाती है और अपने सामने अपनी गर्भवती सहेली को देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है अनामिका? इतनी अच्छी दोस्त होने के बाद भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? शिखा को देखते ही अनामिका रोने लगती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में शिखा को बताती है। ये सब सुनकर शिखा अनामिका से कहती है, मैं तो यहाँ मिठाई का डिब्बा इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना दिया है। मेरा सपना भी पूरा हो गया। तुम्हें मुबारक देने आई थी, लेकिन यहाँ तो मेरे ही होश उड़ गए। तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा वकील करूंगी और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दिला दूंगी। शिखा ऐसा कहकर एक अच्छा वकील और पुलिस में कंप्लेन करवा देती है, जिसके बाद पुलिस बहुत जल्द अनामिका के उस दोस्त को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद वो अपनी गलती की माफी मांगता है और अनामिका से कहता है, मुझे माफ़ कर दो अनामिका, मैंने बहुत गलत किया। दरअसल मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए तुम्हारे सामने कभी नहीं आया। लेकिन अब मुझे तुम स्वीकार हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अपने बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। अनामिका शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद शिखा खुद अपने हाथों से अपनी गर्भवती सहेली को मेहंदी लगाती है और उसकी शादी धूमधाम से करवाती है। जिसके बाद वह दोनों सहेली अपनी जिंदगियों में खुशी खुशी रहने लगती हैं।